इस संडे को टेस्ट है। कितने लोगों को बुखार आने वाला संडे है? ठीक है, बुखार की दवा पहले ही खा लेना, नहीं तो उसके बाद मलेरिया आएगा। क्या आएगा? मलेरिया। चलिए, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? पौरी फेरा पढ़ रहे थे। कहां तक पहुंचे थे? पौरी फेरा। पौरी फेरा पढ़ रहे थे और संरचना बनाई थी, है ना? इसी संरचना के बारे में लिखना था, तो लिखी कि पौरी फेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक बातें हमने लिख ली हैं, आगे के कुछ उदाहरण और कुछ बातें लिखना है। विराजमान हो जाइए। ऐसा एक दिन अचानक से कुछ लोग ज्यादा दिखने लगते हैं, अचानक से कम दिखने। क्या तुम लोग किसी दूसरे लोग से बैच में जाकर बैठ रहे हो क्या? नहीं, आज मन नहीं है आशीष सर की शक्ल देखने का, आज दूसरे बैच में जाएंगे। एक दिन बाद मिस करने लगते हो हमको, फिर वापस आ जाते हो, है ना? ऐसा है क्या? नहीं भाई, कल इतने लोग तो पिछली क्लास में नहीं थे। कौन कौन नहीं था पिछली क्लास में? जरा हाथ ऊपर करो इधर से। बाकी सब लोग थे? नहीं, झूठ बोल रहे तुम, झूठे हो। क्या हो? लायर। लॉयर? लॉयर नहीं, लायर हो तुम लोग, लायर। झूठा। हाँ भैया, क्या सिंहासन लाया मेरा? आओ स्टेज पे रखो सिंहासन। ऐसे तो जीवन में कभी सिंहासन मिला नहीं स्टेज वाला। क्या हमको स्टेज के सिंहासन बैठने का आदत नहीं है ना? क्या शादी में खाली बैठते सिंहासन पे? नहीं, वो क्या होता है, जिसका एक जगह से होता है तो उसको बैठना, जिसका भागते भागते हो रहा हो शादी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है नहीं तुम्हारे पास। चलो, हाँ? लेकिन बड़ा अच्छा लगता होगा, ऐसे स्टेज सजा है, सिंहासन लगा है, जाके बैठे हो वहां मुकुट उकुट पहन के, है ना? उस दिन थोड़ा महाराजा वाला फीलिंग आता है ना, क्योंकि वही पहला और आखिरी दिन महाराजा का फीलिंग आता है, तो इसलिए ऐसा फीलिंग लेना ही नहीं चाहिए, है ना? उसके बाद चौकीदार वाला फीलिंग आता है। और उस दिन एक महारानी भी होती, जिसको महारानी वाला फीलिंग आ रहा होता है, उसके बाद नौकरानी वाला फीलिंग आ रहा होता है। उस फीलिंग में नहीं जाना चाहिए। मतलब कितनी विचित्र बात है, सोचो कितनी विचित्र बात है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई वो कर रहा हूं, लेकिन कितनी विचित्र बात है कि व्यक्ति उस एक ही दिन घोड़े पे भी बैठता है। बताओ, ऐसे जीवन में कभी मुकुट नहीं पहनेगा, उस दिन मुकुट पहनता है। शेरवानी भी उसी दिन पहनता है और उसी दिन के लिए सिलवाई जाती है, उसके बाद नहीं पहनता है। सोचो, और तो पता है तलवार भी लेके आता है ना? तलवार भी लेगा उसके। अच्छा, उस दिन उसकी बड़ी पूंछ होती है। उस दिन वो उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट। और वो मतलब मदहोशी में रहता है एकदम, उसको देश दुनिया कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लोग उसको बताते हैं मत जा, रुक जा, ढोल बजा रहे हैं, जगा रहे हैं उसको, जाग जा, कौन से नशे में है तू,
क्या फूंक के आया है, तो सुनता नहीं और अच्छी भली अपनी जिंदगी को चौपट कर देता। लेकिन ये भी जीवन का एक सत्य है ना, है कि नहीं? नहीं है, देखेंगे अभी, आने दो समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौरी फेरा की बात कर रहे थे। किसको जल्दी पड़ी? बैरागी जी, पिताजी को बुलाओ कल। कल पिताजी बुलाते हैं। रामराज बैरागी ऑफिस में रुको, भी मैसेज करता हूँ। इनके सुपुत्र को बहुत जल्दी हो रही है। अभी बुला लूंगा तो हाथ पाँव फूल जाएगा। बुला लो, चैलेंज दे रहे हो, गाड़ी भेज के बुला लूंगा मैं। चैलेंज मत देना। चलो पौरी फेरा। हम लोग संरचना देखी थी। आखिरी पॉइंट हमने कुछ लिखा था क्या? लिखो, इनकी शारीरिक परत या इनकी शारीरिक सतह, इनकी शारीरिक सतह दो परतों की बनी होती है। इनकी शारीरिक सतह दो परतों की बनी होती है। दो परतों की बनी होती है। बाहरी परत पिनाकोडर्म, बाहरी परत पिनाकोडर्म, बाहरी परत पिनाकोडर्म तथा आंतरिक परत, बाहरी परत पिनाकोडर्म तथा आंतरिक परत कोइनोडर्म, बाहरी परत पिनाकोडर्म तथा आंतरिक परत कोइनोडर्म, आंतरिक परत कोइनोडर्म होती है। अगला पॉइंट, इन दोनों परतों के बीच में इन दोनों परतों के बीच में एक जिलेटिन की परत, इन दोनों परतों के बीच में एक जिलेटिन की परत पाई जाती है। इन दोनों परतों के बीच में एक जिलेटिन की परत पाई जाती है जिसे मीजोहाइम कहते हैं। इन दोनों परतों के बीच में एक जिलेटिन की परत पाई जाती है जिसे मीजोहाइम कहते हैं, जिसे मीजोहाइम कहते हैं। अगला पॉइंट, शारीरिक सतह के भीतर, शारीरिक सतह के भीतर एक गुहा उपस्थित होती है। शारीरिक सतह के भीतर एक गुहा उपस्थित होती है जिसे स्पॉन्जोसील, शारीरिक सतह के भीतर एक गुहा उपस्थित होती है जिसे स्पॉन्जोसील, जिसे स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिसे स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है, जिसे स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। और ये बात लिख लेना, ये सीलोमिक गुहा नहीं होती है। लिखो, ये सीलोमिक गुहा नहीं होती है। ये सीलोमिक गुहा नहीं होती है। ये सीलोमिक गुहा नहीं होती है। ठीक है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कोइनोडर्म परत है वो आंतरिक परत है और किसकी तरफ होती है? गुहा की तरफ होती है। अब डायग्राम को देखिए। अब इस कोइनोडर्म परत में कुछ कॉलर युक्त या बोला जाए फ्लैजला युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो। कोइनोडर्म परत में स्पॉन्जोसील गुहा की तरफ कोइनोडर्म परत में स्पॉन्जोसील गुहा की तरफ कोइनोडर्म परत में स्पॉन्जोसील गुहा की तरफ फ्लैजला युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लैजला युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लैजला युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल फ्लैजला युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल कहा जाता है। जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल कहा जाता है। जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल कहा जाता है। ये डायग्राम बना लो। ये इसका कॉलर है, ये फ्लैजला है, ये केंद्रक है। फ्लैजला युक्त कोशिका जिसे बोलते हैं कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका। छोटा सा डायग्राम बना लेना ये। लिखो। इन कोशिकाओं के फ्लैजला के वेग से इन कोशिकाओं के फ्लैजला के वेग से जल में प्रवाह उत्पन्न होता है। जल में प्रवाह उत्पन्न होता है। जल में प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे जल ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। जिससे जल ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ऑस्कुलम याद करो, कल पढ़ा था। 2 छिद्र होते हैं, एक बड़ा छिद्र ऊपर वाला ऑस्कुलम, कई छोटे छिद्र ऑस्टियम। तो जल ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। जल ऑस्कुलम से बाहर निकलता है और ऑस्टियम से प्रवेश करता है। और ऑस्टियम से प्रवेश करता है। और ऑस्टियम से प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, जल के इस प्रवाह को नाल तंत्र कहते हैं। जल के इस प्रवाह को नाल तंत्र कहते हैं। जल के इस प्रवाह को नाल तंत्र कहते हैं। जल के इस प्रवाह को नाल तंत्र कहते हैं। जिसमें जल ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। जिसमें जल ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। डायग्राम याद आ रहा है?
इसको मिटाते हैं, यहां बताते हैं डायग्राम। देखो ऐसा डायग्राम पढ़ा था अपन ने कल। ये शारीरिक सतह पे छिद्र हो गए जिन्हें कहते हैं ऑस्टियम। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। बातें नहीं। यहां से जल अंदर जाता है गुहा में, और गुहा से फिर ऑस्कुलम से बाहर। तो ऑस्टियम से जा रहा है स्पॉन्जोसील में और ऑस्कुलम से बाहर, और इसी को क्या बोलते हैं? नाल तंत्र। नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम। अब याद रखना भाई, नाल तंत्र का पाया जाना और कोइनोसाइट्स का पाया जाना। कोइनोसाइट्स यानी जो कॉलर युक्त कोशिकाएं थी, यहां उपस्थित होती हैं, यहां पर। ये दोनों पॉरीफेरा का विशेष लक्षण है। तो अगला पॉइंट 10 स्टार लगा के लिखना, नाल तंत्र का पाया जाना, नाल तंत्र का पाया जाना एवं नाल तंत्र का पाया जाना एवं कोइनोसाइट्स का पाया जाना, एवं कोइनोसाइट्स का पाया जाना, नाल तंत्र का पाया जाना एवं कोइनोसाइट्स का पाया जाना पॉरीफेरा का विशेष लक्षण है। पॉरीफेरा का विशेष लक्षण है। पॉरीफेरा का विशेष लक्षण है। ठीक है, तो दो विशेष लक्षण कौन कौन से बताएं? एक है नाल तंत्र, जिसमें जल का वेग होता है कहां से कहां? ऑस्टियम से अंदर गुहा में। गुहा कौन सी? स्पॉन्जोसील। और फिर ऑस्कुलम से बाहर। यदि हम ऑस्कुलम के पास कोई सामान रख दें, जैसे सिक्का रख दिया, तो वो अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? वो दूर चला जाएगा। क्यों? जल के बहाव की वजह से। जल के बहाव की वजह से वो दूर चला जाएगा। अब दूसरी बात है कि ये जो नाल तंत्र है, ये जल का जो वेग हो रहा है, जल का जो प्रवाह हो रहा है, ये किस किस कार्य में मदद करता है? तो सबसे पहला, भोजन को एकत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि जो जल आ रहा है उसी के माध्यम से जो भोजन आता है उसी को कोशिकाएं पकड़ लेती हैं। तो एक है क्या? जल को एकत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, भोजन को एकत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज यानी श्वसन क्रिया में गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। और उत्सर्जन यानी जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से या कोशिकाओं से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये पॉइंट लिखो, ये नाल तंत्र, ये नाल तंत्र भोजन को एकत्रित करने, ये नाल तंत्र भोजन को एकत्रित करने, ये नाल तंत्र भोजन को एकत्रित करने कौमा, भोजन को एकत्रित करने कौमा, श्वसन क्रिया में
भोजन को एकत्रित करने, श्वसन क्रिया में तथा उत्सर्जी पदार्थों के निकास में कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थों के निकास में कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थों के निकास में कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, ये बात हो गई। अच्छा, इनका जो आधार है ये निर्जीव संरचना होती है। कैसी होती है? निर्जीव। तो लिख लो, इनका आधार निर्जीव संरचना होती है। इनका आधार निर्जीव संरचना होती है। निर्जीव संरचना होती है। अगला पॉइंट, इनमें अंतःकोशिकीय पाचन अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब होता है कोशिका के अंदर, और इसे अंतराकोशिकीय पाचन भी कहा जाता है। इनमें अंतःकोशिकीय पाचन या अंतराकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन या अंतराकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ठीक है, एक बात महत्वपूर्ण आती है कि इनका जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र या तो कांटों का बना होता है जिन्हें बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। तो या तो कांटों का बना होता है जिन्हें बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, या तो फाइबर्स का बना होता है। किसका बना होता है? फाइबर्स का। और जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो कैल्शियम और सिलिका के हो सकते हैं, और जो फाइबर होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। कौन से फाइबर पाए जाते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये इनसे मिलकर इनका कंकाल तंत्र बना होता है, जो कि एक तरह का बाह्य कंकाल है। तो लिख लो, इनका कंकाल तंत्र कांटों तथा फाइबर्स का बना होता है। इनका कंकाल तंत्र कांटों तथा फाइबर्स का बना होता है। अगला पॉइंट, कांटे स्पाइक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। कांटे स्पाइक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। कांटे स्पाइक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। कांटे स्पाइक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं जो कैल्शियम या सिलिका से बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनकी संरचना कटीली हो सकती है, और वो कांटे किसके बने हो सकते हैं? कैल्शियम या सिलिका के, और उन कांटों को कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। अगला पॉइंट, कुछ में फाइबर्स पाए जाते हैं जो स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। फाइबर्स पाए जाते हैं जो स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। अब महत्वपूर्ण एक बात याद रखनी है कि इनका वर्गीकरण इनके कंकाल के आधार पर किया गया है कि किसमें कैल्शियम का कंकाल है, किसमें सिलिका का कंकाल है, और किसमें स्पॉन्जिन फाइबर का कंकाल है। तो लिख लो, इसी आधार पर पॉरीफेरा का वर्गीकरण किया गया है। इसी आधार पर, यानी कंकाल के आधार पर।
इसी आधार पर पॉरीफेरा का वर्गीकरण किया गया है। इसी आधार पर पॉरीफेरा का वर्गीकरण किया गया है। पॉरीफेरा का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आगे लिखो जनन, छोटी हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। जनन, जनन में लिखना है ये द्विलिंगी जीव होते हैं। ये द्विलिंगी जीव होते हैं। ये द्विलिंगी जीव होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग नहीं होते, द्विलिंगी जीव होते हैं तथा इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। तथा इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। पहला पॉइंट लिखो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, हमने एक बात अभी पढ़ी थी परसों, विखंडन पढ़ा था। अलैंगिक जनन में एक माध्यम होता है विखंडन, तो लिख लो अलैंगिक जनन में पहला माध्यम लिख लो विखंडन। विखंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा, याद आ रहा है? विखंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा। अच्छा, दूसरा जो इसका प्रकार है उसका जिक्र इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जब आप 12th की एनसीईआरटी उठाओगे और 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 उठाओगे तो वहां इसका जिक्र आएगा। तो अगर वहां जिक्र है तो यहां पढ़ना हमारे लिए काम का है। तो दूसरा है, दूसरा जो इसका माध्यम है, पहला हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा माध्यम है आंतरिक मुकुलन या इंटरनल बडिंग, जिसमें एक आंतरिक मुकुलन संरचना बनती है, इंटरनल बड बनता है, जिसे जेम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम्यूल। तो दूसरा लिखो इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग लिखो, आंतरिक मुकुलन से, आंतरिक मुकुलन से, आंतरिक मुकुलन से एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। आंतरिक मुकुलन से एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। एक बहुकोश की संरचना बनती है। एक बहुकोश की संरचना बनती है जिसे जेम्यूल कहते हैं। आंतरिक संरचना बनती है जिसे जेम्यूल कहते हैं। तो जेम्यूल का निर्माण होता है किसमें? पॉरीफेरा में। कहां पढ़ा है? एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में ऐसा डायग्राम मिला है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ डायग्राम वहां पर कभी देखा हो? पता नहीं चल रहा हो कहां से आया, यहीं से गया है वहां। यहां उसका जिक्र नहीं है लेकिन वहां इसका जिक्र है, तो अपन वहां से भी इसको उठा के लाते हैं। तो जेम्यूल निर्माण किसका उदाहरण है? इंटरनल। अब जेम्यूल जो बनता है तो उसका निर्माण करती कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? आर्कियोसाइट कोशिकाएं। और बाहर संरचना पर इनमें भी कांटे पाए जाते हैं, स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो संरचना है इसे बोलते हैं जेम्यूल। बना लो इसको।
एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू की है कि नहीं? अभी खरीदी नहीं है सर अभी। क्यों? किसके किसके पास अभी एनसीईआरटी नहीं है बायो की? सबके पास है। चलिए कल ले आइएगा, मैं देखूंगा, है ना। मांग के नहीं लाना है, किसी से मांग के नहीं लाना, अपनी एनसीईआरटी लानी है ना। कल सब लोग ले आइए, मैं चेक करूंगा क्या किसके किसके पास है एनसीईआरटी। हाथ ऊपर करो। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही है? एक घर पे है। घर पे क्या कर रही है? मतलब रूम पे है ना। हाँ ठीक, मतलब है ना, अपने पास होनी चाहिए। किसके किसके पास नहीं है एनसीईआरटी? वो भी हाथ ऊपर करो जरा। बहुतों के पास नहीं, मुझे मालूम है, शक्ल पे लिखा है तुम्हारे। क्यों बेटा? है? हाँ पक्का? ठीक है। कितने लोगों की 2018 से पुरानी है? 2018 से पहले की है? हड़प्पा की खुदाई में निकली थी? है? 2018 के पहले वाली ना संभाल के रखना, ठंड आने वाली, काम आएगी। पिछले के पिछले साल मैंने 14 एनसीईआरटी सेंकी थी, ऐसे ही क्लास में से लेके। कितनी एनसीईआरटी? 14। बड़ी अच्छी गर्मी देती है यार एनसीईआरटी, है ना। तो मेरे सामने कोई 2018 से पहले की किताब लेके आ मत जाना, तुरंत मैं छीन के जला दूंगा। हाँ, चाय भी बहुत अच्छी बनती है एकदम। जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी निचोड़, है ना, एनसीईआरटी का निचोड़ वही है। चाय बनाना भी आजकल बड़ा बढ़िया व्यापार हो गया है ना। एक आया था नीट चाय वाला, ऐसा सुनने में मिला है ना, नीट चाय वाला, एमबीबीएस चाय वाला है। कौन है? नहीं, एक एमबीबीएस चाय वाला भी कोई है क्या? नहीं है ऐसा ना। एमबीबीएस एक, यहां से जब जबलपुर जाओ, भोपाल से जब आप जबलपुर जाओ ना, तो अब्दुल्लागंज के पास एक चाय की दुकान हाईवे पे ही है, उसका नाम है बेवफा चाय वाला। हमने कहा देखे हो कि कोई कभी देखे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लो कि जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा। लिख बेटा जो मैं बोल रहा हूं, उसकी बाद में सुन लेना। जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा। जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा। जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा होता है। जेम्यूल का निर्माण आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा। दूसरा हो गया इंटरनल बडिंग। तीसरा लिखो पुनरुद्भवन, यानी रीजेनरेशन। अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये, लेकिन मतलब ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन पॉरीफेरा के अंदर भी पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। लिखो पॉरीफेरा के अंदर भी रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखना आउट ऑफ एनसीईआरटी। पॉरीफेरा के अंदर भी रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। पाई जाती है। अगला लिखो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन,
लैंगिक जनन में हमने पढ़ा भाई ये द्विलिंगी होते हैं, यानी एक ही शरीर में नर और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। तो लिख लो, लैंगिक जनन में एक ही शरीर में नर और मादा युग्मक, एक ही शरीर में नर और मादा युग्मक दोनों का निर्माण, एक ही शरीर में नर और मादा युग्मक दोनों का निर्माण पाया जाता है। एक ही शरीर में नर और मादा युग्मक दोनों का निर्माण पाया जाता है। अब बात यह है कि दोनों गैमीट बन रहे हैं। निषेचन क्रिया इस जीव के शरीर के अंदर होती है, और जब भी निषेचन अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो लिख लो, निषेचन क्रिया जंतु के शरीर के अंदर होती है। निषेचन क्रिया जंतु के शरीर के अंदर होती है। निषेचन क्रिया जंतु के शरीर के अंदर होती है। निषेचन क्रिया जंतु के शरीर के अंदर होती है। जंतु के शरीर के अंदर होती है, ब्रैकेट में लिखना, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और अगर निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होगी तो उसे कहा जाएगा बाह्य निषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पॉरीफेरा में जो निषेचन है वो जंतु के शरीर के अंदर होता है, तो क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन। अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। अगला पॉइंट, अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लिख लो अगला पॉइंट, अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। देखो, इस फाइलम में सामान्यतः दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। क्या बोला अपन ने? पूरा स्टेटमेंट। इस फाइलम में सामान्यतः दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। एक लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला, जो साइकॉन में उपस्थित होता है, और दूसरे का नाम है पैरेंकाइमुला, जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। तो ये नाम याद रखना है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला। जैसे मेंढक का लार्वा है टैडपोल, वैसे साइकॉन का लार्वा है एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है पैरेंकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला, पैरेंकाइमुला, दो लार्वा। कभी पूछ दे, अच्छा एनसीईआरटी में बस ये लिखा है कि लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, लेकिन कौन सा लार्वा, तो नाम मालूम होना चाहिए। एम्फीब्लास्टुला साइकॉन में और पैरेंकाइमुला ल्यूकोसोलेनिया में। अब एक बात और है, लार्वा गतिशील होता है। लार्वा गतिशील होता है और वयस्क गतिहीन होता है। लिख लो, लार्वा गतिशील होता है, लार्वा गतिशील होता है तथा वयस्क गतिहीन होता है। लार्वा गतिशील होता है तथा वयस्क गतिहीन होता है। लार्वा गतिशील होता है तथा वयस्क गतिहीन होता है। देखो सामान्य उदाहरण,
सामान्य उदाहरण में साइकॉन, जिसे स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला हमने कल पढ़ा था, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जीव है, यानी स्वच्छ जल का स्पॉन्ज है। और यूस्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है नहाने में लोग शरीर को रगड़ने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाथ स्पॉन्ज। जैसे वो होता ना कि गिलकी या कद्दू सुखा के लोग, खीरा सुखा के उसकी जो फाइबर होता है, उसके जो रेशे होते हैं, उसका उपयोग करते हैं लोफा की तरह। किसकी तरह? लोफा सुना है? अबे पत्थर से नहाने वालों, ईंट से पैर रगड़ने वालों, लोफा वोफा सुना है कभी? तुम लोग की खाल छुड़ाने के लिए ना पत्थर, ग्रेनाइट से रगड़ना पड़ेगा। तो बाथ स्पॉन्ज वो होता है। अब भारत में ये होता नहीं तो कहां से नहाओगे? ये कहां मिलेगा? जहां समुद्र आसपास हो वहां पर समुद्र से निकलेगा ये। तालाब से नहीं निकाल पाते हो समुद्र से, तो हम क्या करते हैं? हम आसान तरीका, मार्केट गए, गिलकी कद्दू खीरा खरीद के लाए, सुखा दिए, सूखने के बाद उसको तोड़ दिए तो उसका फाइबर, रेशे निकल जाते हैं उसी की। गांव में यही होता है, शहरों में भी यही होता है। ऑर्गेनिक होता है वो, मतलब प्राकृतिक लोफा बोलते हैं उसे। लड़कियों के डिक्शनरी की बात है, लड़कों को पत्थर से रगड़ो तुम एड़ी अपनी, है ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ना ऐसे। तुम लोग दाढ़ी भी बनाते हो तो खुरपे छीलते हो गए, है ना? क्या? फावड़े से? अच्छा है गैती इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो एक एक बाल उखाड़ डालते तुम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? मुझको ये शब्द अभी कुछ साल पहले पता चला, लोफा। उससे पहले हम वही समझते थे बर्तन धोने वाला स्क्रब, वो भी प्लास्टिक का आता था। नहीं बेटा, जरूरत नहीं पड़ी। चलो, इतना सब यहां खत्म होता है पॉरीफेरा। ठीक है, ये बस इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है, ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी सी है। अगली हेडिंग डालो, सिलेंट्रेटा। देखो, एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अभी 2-3 दिन में ऐसा कुछ, जनरली मैं आप लोगों से अपने अनुभव ही शेयर करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले एक बालक आया और बोलता है, वो आया एडमिशन के लिए, आते ना बच्चे मिलने, तो एक बालक आया, उसके पिताजी भी आए साथ में। मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है यहीं बैठा हो या हो सकता है ना हो, लेकिन एक बालक आया। अब वो बोलता है कि सर, मेरा सब सही है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री जो है कमजोर है, केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, फिजिक्स ज्यादा कमजोर है। भाई हमने सोचा यार, मतलब इसको मालूम है कि इसका मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है और कमजोर सब्जेक्ट कौन सा। बहुत बढ़िया है। तुमने कहा नीट दिया था? बोले हाँ सर। ने कहा कितने नंबर आए? जैसे 70 नंबर आए हैं। हमने कहा 70 नंबर आए हैं? हमने बोला बायो में कितने आए? बोला सर 50 नंबर।
70 में 50 बायो में ही आए हैं। केमिस्ट्री में कितने आए? बोले 20 नंबर। हमने कहा फिजिक्स में? बस -5। मतलब उसको मालूम है कि फिजिक्स में -5 आए तो फिजिक्स कमजोर है। उसकी तुलना में बायो बहुत स्ट्रांग है। भाई वो अपनी जगह पे सही था। उसकी सच्चाई ईमानदारी की मैं दाद देता हूं कि उसने ईमानदारी से बताया। तो हमने कहा कि भाई ये बात तुम्हारी एकदम सही है कि तुम्हारा बायो स्ट्रांग है, केमिस्ट्री उससे कमजोर है, फिजिक्स उससे भी कमजोर है, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रांगेस्ट बायो है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसको मैंने ढंग से समझाया। अब देखो एक बात समझो बेटा, ये बात नीट की तैयारी करने वालों के लिए ना कड़वा सच हो सकता है। कड़वा सच होता है ना कि घूंट पी रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर तुमको बायो समझ में आ रही है तो ये बहुत ही सामान्य बात है। इसमें तुम महारथी नहीं हो, तुम्हारा टीचर महारथी। और अगर तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो भी तुम्हारा टीचर महारथी है। जनरली क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो तुमको ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही। मतलब असली फिजिक्स केमिस्ट्री से तुम अभी दूर हो। क्यों? ऐसा समझो भाई, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। अगर तुम इसको ऐसा समझो कि तुम अभी फ्रेश दिमाग के हो, अभी आए हो और तुम क्लास में बैठे हो, तुमको सब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में और सब समझ में आ रहा है फिजिक्स में, तुम्हारा कोई डाउट है ही नहीं, मतलब तुम असली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो। असली फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ोगे? जब तुम्हारा डाउट आएगा, तुम टीचर के पास जाओगे, टीचर से। इसको ऐसा समझना कि जो बच्चा सेलेक्ट होता है ना, उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं मैं तुम्हें डीमोरलाइज कर रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ये बात जान लो। टीचर मर जाएगा तुम्हारे सामने पढ़ाते पढ़ाते। फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर को नहीं मेहनत करनी, किसको मेहनत करनी है? तुम्हें। बायो में किसको मेहनत करनी है? टीचर को। तुम करोगे मेहनत? ये बहुत विचित्र सोच है, और इस विचित्र सोच को समझना। विचित्र सोच मैं इसलिए कह रहा हूं, तुमने बायो लिया ही क्यों? मैथ नहीं आ रहा था, मैथ से डर लग रहा था, मैथ से कैसे पीछा छूटे। और अगर मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने बायो लिया और फिर मेडिकल की तैयारी करने आ गए, तो वही मैथ घूम के पीछे के दरवाजे से आया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में। तुमको कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? साफ कह रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में महारत हासिल करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात को समझ लो। और बिना मेहनत किए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे समझ में आ रही है तो मतलब तुम्हारा टीचर तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहा है, तुम अभी वास्तविकता से परे चल रहे हो। इसलिए ये रोना रोते रहो कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। अगर ये रोना रो रहे हो तो सही चल रहे हो, और अगर ये बोलो हाँ सर सब आ रहा है, सब बनता है, सब आता है, और टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 5, माइनस में आ रहे हैं। सीधी सी बात है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर तो मेहनत करेगा, लेकिन टीचर आपके दिमाग में ऐसा नहीं फाइल डाल दे, इंस्टॉल कर दिया, अपडेट हो रहा है। वो फाइल खुद अपने दिमाग में, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेली, रोज। वही मेहनत जो, उस मेहनत से जो भागते हैं ना,
उस मेहनत से जो भागते, उस मेहनत से अगर भागोगे ना तो दुनिया में कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा पाएगा ना, कोई नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए की जाने वाली मेहनत से अगर भागोगे तो दुनिया में तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं करा पाएगा, नहीं कि हम बिना मेहनत के कर लें, ऐसा हुआ ही नहीं, ना होगा। लेकिन मेरे पास दो ट्रिक है, दो ट्रिक ऐसी है जिससे आप 150 नंबर में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है आपको। किसको किसको जानना है? किसको किसको जानना है? हाथ ऊपर करो। 150 नंबर में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज, दो ट्रिक है मेरे पास। किसको किसको जानना है बताओ? जिसको जानना हो, सही में ट्रिक है भाई। किसको किसको जानना है? आओ थोड़ा बताएं तुमको, आओ। नहीं जानना? दो ट्रिक है। पहली ट्रिक है शर्म करो। शर्म करो कि 150 नंबर में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मांग रहे हो तुम। पहले शर्म करो थोड़ी। और दूसरा है मेहनत। यही दो ट्रिक है, और कोई ट्रिक बनी ही नहीं। मुंह उठा के चले आ रहे हैं, 150 नंबर में कॉलेज चाहिए। हैं? डॉक्टर बनोगे कि कंपाउंडर? प्राइम मिनिस्टर? उसके लिए चाय की दुकान लगाओ। चलो, अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा। क्या फाइलम है भाई? सिलेंट्रेटा। ठीक है। इसका एक और नाम भी है, निडेरिया। सी साइलेंट बेटा, सिनिडेरिया मत बोल देना। सी साइलेंट है और NIDARIA, निडेरिया। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा इसे निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेरिया। अब अगर हम इस फाइलम की बात करें तो सबसे पहले जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षण की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा और इसका नाम निडेरिया क्यों पड़ा। तो पहले सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो लिखो, इस फाइलम के जंतु जलीय होते हैं। इस फाइलम के जंतु जलीय होते हैं, कॉमा, इस फाइलम के जंतु जलीय होते हैं, कॉमा, अधिकांश खारे जल में तथा कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। अधिकांश खारे जल में तथा कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं, तथा कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। अगला पॉइंट, कुछ जीव गतिशील होते हैं। कुछ जीव गतिशील होते हैं एवं कुछ में प्रचलन नहीं पाया जाता। कुछ जीव गतिशील होते हैं एवं कुछ में प्रचलन नहीं पाया जाता। यानी कुछ ऐसे हैं जो चल फिर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने ही आधार पर स्थिर रहते हैं, उनमें प्रचलन नहीं होता। तो जो लिखा है ना प्रचलन नहीं पाया जाता, उसके ब्रैकेट में लिख लो सेसाइल। सेसाइल मतलब जो एक जगह पर फिक्स हो और वहां से चल फिर ना पाए। कुछ में प्रचलन नहीं पाया जाता, ब्रैकेट में लिखो सेसाइल। अगला पॉइंट, इनमें आरीय सम्मिति पाई जाती है। इनमें आरीय सम्मिति पाई जाती है।
इनमें आरीय सममिति पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये द्विस्तरीय होते हैं। आरीय सममिति पाई जाती है, ये द्विस्तरीय होते हैं। ये द्विस्तरीय होते हैं यानी डिप्लोब्लास्टिक। ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन पहली बार इन्हीं में विकसित हुआ था, यानी पहली बार ऊतक सिलेंट्रेटा में ही बना था। ऊतक स्तर का संगठन पहली बार इन्हीं में विकसित हुआ था। ऊतक स्तर का संगठन। अगला पॉइंट, अंध्र कक्ष। अंध्र कक्ष शारीरिक विन्यास, अंध्र कक्ष शारीरिक विन्यास पाया जाता है। अंध्र कक्ष शारीरिक विन्यास पाया जाता है। अंध्र कक्ष शारीरिक विन्यास पाया जाता है। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, अंध्र कक्ष शारीरिक विन्यास में हमने क्या पढ़ा था? एक ही द्वार उपस्थित होता है, उसी को बोलते हैं अंध्र कक्ष। अब इनका जो शरीर है यानी इनकी शारीरिक संरचना वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक बोलते हैं पॉलिप और दूसरा बोलते हैं मेडुसा। क्या बोलते हैं? पॉलिप और मेडुसा। तो ये पॉइंट लिखो, इनकी शारीरिक संरचना दो प्रकार की पाई जाती है। इनकी शारीरिक संरचना दो प्रकार की पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। अब ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ 5 मिनट के लिए देखेंगे। ये जो पॉलिप और मेडुसा संरचना है, कुछ जीवों का जो शरीर है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। और बेलनाकार शरीर जो पाया जाता है वो कैसा शरीर है? पॉलिप। ठीक है, बेलनाकार शरीर दिख रहा है, तो बेलनाकार शरीर है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिप। अब ध्यान से सुनना, इस बेलनाकार शरीर में ये जो बेलन जैसी संरचना दिख रही है इसी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। और इसी वजह से इनका नाम पड़ा सिलेंट्रेटा। आई बात सुन, ये इनके टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं। एक छिद्र पाया जाता है जिस छिद्र को कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम के नीचे मुख द्वार उपस्थित होता है। तो छिद्र जो है हाइपोस्टोम, ये मुख पर उपस्थित पाया जाता है। क्या नाम है इसका? हाइपोस्टोम। अंदर इसमें भी एक गुहा मिलेगी। अंदर इसमें भी क्या होगी? गुहा उपस्थित होगी। और उस गुहा का नाम है उस गुहा का नाम क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जो पॉलिप होते हैं ये अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। उदाहरण हाइड्रा। ये संरचना किसकी है? हाइड्रा की। दूसरा हमने नाम लिया मेडुसा। मेडुसा का जो शरीर है वो छाते के आकार का होता है। कैसा होता है? छाते के आकार का। छाता होता है ना, खोल दिए।
और छाते के आकार का शरीर होता है, और इसमें भी स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक, टेंटिकल्स। यहां इनके ऊपर की तरफ इनके जनन अंग होते हैं, और ये लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उदाहरण मिलता है जेलीफिश। जेलीफिश जिसे ऑरेलिया भी बोलते हैं। तो दो तरह का शारीरिक विन्यास, एक पॉलिप जैसा जिसमें बेलनाकार शरीर है और अलैंगिक जनन पाया जाता है, ऊपर स्पर्शक हैं, मुख द्वार पर एक छिद्र है जिसे बोलते हैं हाइपोस्टोम। यहां पर भी मुख द्वार होगा, लेकिन वो किधर होगा? अंदर, नीचे की तरफ। ये छाता ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसा मुख द्वार नीचे होगा, और नीचे इनके स्पर्शक होते हैं। और जेलीफिश, ऊपर इनके जनन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिद्ध होता है कि इनमें क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। उदाहरण है जेलीफिश। बना लो इसको। बन गया? आवाज क्यों आ रही भाई? बन गया? लिखिए,
पॉलिप संरचना, एक एक लाइन लिखनी, ज्यादा नहीं लिखना। पॉलिप संरचना बेलनाकार होती है। पॉलिप संरचना बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। पॉलिप संरचना बेलनाकार होती है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, मेडुसा संरचना। मेडुसा संरचना छाते के आकार की होती है। मेडुसा संरचना छाते के आकार की होती है। मेडुसा संरचना छाते के आकार की होती है तथा इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे जीव भी हैं, जैसे कुछ हो गए पॉलिप, कुछ हो गया मेडुसा। पॉलिप का उदाहरण हाइड्रा, मेडुसा का उदाहरण जेलीफिश। कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। दोनों संरचना कैसे? अगर वो पॉलिप स्वरूप में है और उन्हें लैंगिक जनन करना है तो वो किस में बदल जाएंगे, और अगर मेडुसा स्वरूप में है और उन्हें अलैंगिक जनन करना है तो वो किस में बदल जाएंगे, पॉलिप में। ध्यान से सुनना, पॉलिप में है तो वो क्या कर सकते हैं, अलैंगिक जनन। तो पॉलिप में अलैंगिक जनन होगा तो वो किस में बदल जाएंगे, और मेडुसा में लैंगिक जनन होगा तो वो किस में बदल जाएंगे। यानी एक पीढ़ी छोड़ के उनमें ये दोनों स्वरूप पाए जाते हैं। एक पीढ़ी में पॉलिप रहेंगे, उसके बाद अलैंगिक जनन से मेडुसा बन जाएंगे अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी में मेडुसा रहेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन से पॉलिप बन जाएंगे। तो एक पीढ़ी छोड़ के पॉलिप उपस्थित होगा और एक पीढ़ी छोड़ के मेडुसा उपस्थित होगा, और इसे कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। यानी एक पीढ़ी के अंतर के बाद ये संरचनाएं पाई जाती हैं, या इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। जैसे समझो, अगर ये पॉलिप स्वरूप में है तो ये बदलेंगे किसमें, मेडुसा में। अगली पीढ़ी में किसमें बदल जाएंगे, मेडुसा में। तो पॉलिप से मेडुसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, अलैंगिक जनन। और फिर मेडुसा से अगली पीढ़ी में बदल जाएंगे किसमें, पॉलिप में। और ये बदलने के लिए क्या करेंगे, लैंगिक जनन। तो एक पीढ़ी में ये पॉलिप है, अगली पीढ़ी में मेडुसा, और उसके अगली पीढ़ी में फिर पॉलिप, और उसके अगली पीढ़ी में फिर मेडुसा। तो यहां पर एक एक पीढ़ी का अंतर आ रहा है, और ये लक्षण पाया जाता है ओबेलिया में। किसमें पाया जाता है, ओबेलिया। और इस लक्षण को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस या अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। तो लिखो, कुछ जंतु जैसे ओबेलिया में, कुछ जंतु जैसे ओबेलिया में दोनों संरचनाएं, कुछ जंतु जैसे ओबेलिया में दोनों संरचनाएं अलग अलग पीढ़ी में पाई जाती हैं। दोनों संरचनाएं अलग अलग पीढ़ी में पाई जाती हैं। अलग अलग पीढ़ी में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये अलैंगिक जनन करने के लिए पॉलिप स्वरूप, ये अलैंगिक जनन करने के लिए पॉलिप स्वरूप, अलैंगिक जनन करने के लिए पॉलिप स्वरूप, और लैंगिक जनन करने के लिए, और लैंगिक जनन करने के लिए, और लैंगिक जनन करने के लिए मेडुसा स्वरूप में बदल सकते हैं या बदल जाते हैं। और लैंगिक जनन करने के लिए मेडुसा स्वरूप में बदल जाते हैं।
मेडुसा स्वरूप में बदल जाते हैं। इस लक्षण को मेटाजेनेसिस या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इस लक्षण को मेटाजेनेसिस या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। मेटाजेनेसिस या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो याद रखना, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन सिलेंट्रेटा में मिलता है लेकिन सब में नहीं मिलता। एक उदाहरण याद रखना है, ओबेलिया। इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों स्वरूप पाया जाता है। पॉलिप में अलैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा? मेडुसा में लैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा? पॉलिप। फिर पॉलिप में अलैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा? मेडुसा। तो एक एक पीढ़ी छोड़कर पॉलिप और मेडुसा विकसित होंगे। इसी को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। याद रहेगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके शरीर पर स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर स्पर्शक पाए जाते हैं जिन पे दंश कोशिकाएं, इनके शरीर पर स्पर्शक पाए जाते हैं जिन पर दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जिन पर दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दंश कोशिकाएं मतलब डंक मारने वाली कोशिकाएं। जिन पर दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ध्यान से देखो, ये इनके शारीरिक सतह पर दंश कोशिकाएं होती हैं और इन दंश कोशिकाओं में एक संवेदी भाग होता है जिसे बोलते हैं नीडोसिल। ये बाहर की तरफ निकला होता है। किधर निकला होता है? बाहर की तरफ। अब संरचना में क्या क्या होता है? इनका एक दंश भाग होता है जिसे बोलते हैं नेमा। क्या बोलते हैं? सिनेमा मत बोल देना बेटा, सी साइलेंट है ना। क्या बोलेंगे? नेमा। और ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं ऑपरकुलम। इस कोशिकाओं में कुछ तंतु पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। इनमें संकुचन हो सकता है और केंद्रक होता है। और इन कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? विषैला पदार्थ, जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या भरा है? हिप्नोटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक। अब मान लो कोई जीव इनके शरीर के पास आ गया तो वो किसको उस संवेदना को कौन ग्रहण करेगा? नीडोसिल उस संवेदना को किसको भेजेगी? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या करेगा? इसमें संकुचन कराएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर में संकुचन कराएगा। संकुचन कराएगा तो अंदर का प्रेशर, संकुचन होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन खुलेगा तो ये दंश भाग तेजी से
बाहर की तरफ निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो यहां पे ध्यान से। समझ में आ रहा है? ये दंश भाग निकला कहां? बाहर। अब जो सामने होगा उसको इंजेक्शन लगा देगा। अब मैंने ऐसा सीधा घुमाया, सीधे जाएगा, छत पे चला जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो जो जीव सामने होगा उसको एक डंक मारेगा, और उसके शरीर में इंजेक्शन की तरह क्या स्रावित करेगा? जो हिप्नोटॉक्सिन है। उस विष का नाम क्या है? हिप्नोटॉक्सिन। ध्यान से सुनना, हिप्नोटॉक्सिन। अब हिप्नोटॉक्सिन होता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, और इसकी वजह से सामने वाले जीव को लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए ज्यादातर जीव इससे दूर ही रहते हैं। और जहां भी समुद्र के तट पे आसपास सीलेंट्रेट्स ज्यादा होते हैं, वहां पर चेतावनी का बोर्ड लगा दिया जाता है कि पानी में दंश मारने वाले जीव हैं, कृपया प्रवेश न करें। तो ऐसा कभी गोवा हुआ घूमने जाओ ना, तो सीधे कूद मत जाना, पहले पूछ लेना वहां आसपास कि ऐसे हैं तो नहीं, नहीं तो गए और फिर वापस नहीं आओगे, अंदर ही लकवा मार जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये दंश मारने वाले जीव होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। और ये जो कोशिका है, जो दंश मारने वाली कोशिका, इसका नाम है नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट। क्या नाम है? नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट। और इनमें जो दंश मारने वाला भाग है, इसे बोलते हैं नेमा या निमेटोसिस्ट। जो दंश मारने वाला भाग है उसे बोलते हैं नेमा या निमेटोसिस्ट, और कोशिका का नाम है नीडोब्लास्ट। और इसी कोशिका की वजह से सिलेंट्रेटा का नाम पड़ा निडेरिया। याद रहेगा? बनाओ, लिखो। और ये सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है, दंश कोशिका का पाया जाना। दंश कोशिका का पाया जाना सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है। कब से छुट्टी पे जा रहे हो तुम लोग? हाँ, 16 को जाओगे? और 14 तक गायब हो जाना। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, समझदार को तुम लोग समझ लो। 16 को कोई दिखना नहीं चाहिए, ये मैं कह नहीं रहा हूं। ठीक है, कोई आया तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और फिर मैं उसको साल भर पढ़ाऊंगा। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, समझदार को। और कोई अगर ज्यादा आज्ञाकारी बनने के चक्कर में अगर 16 को आ गया, तो फिर तुम लोग समझ लेना, फिर
फिर जो लोग नहीं रहेंगे उस दिन, फिर उस दिन मैं चैप्टर ही खत्म करूंगा, है मैं। हाँ, आज कितनी तारीख होगी? 7 हो गई। बड़ा टाइम हो रहा है यार, कुछ बड़ा जल्दी जल्दी समय बीत रहा है यार, सिलेबस बड़ा स्लो हो रहा है। इसको स्लो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मेरा जो टारगेट है वो जनवरी का पहला हफ्ता है। मकर संक्रांति अपन सिलेबस कंप्लीट करके मनाएंगे। हाँ, मेरा लक्ष्य यही है कि मकर संक्रांति हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके मनाएंगे। सिलेबस कंप्लीट हुआ तो हमने आधी लड़ाई लड़ ली, और सिलेबस के बाद अगर हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने मिल गए रिवीजन के लिए, और वो 4 महीने तुम घड़ियाल की तरह सोओगे, नहीं सोओगे। ये सोच लेना भाई, 4 महीने अपने को चाहिए रिवीजन के लिए, और वो 4 महीने बहुत शानदार 4 महीने होंगे, है ना। चलिए, बन गया, लिखिए। दंश कोशिकाओं का दंश कोशिकाओं का दंश भाग निमेटोसिस्ट कहलाता है। दंश कोशिकाओं का दंश भाग निमेटोसिस्ट कहलाता है। दंश कोशिकाओं का दंश भाग निमेटोसिस्ट कहलाता है, कॉमा, या अगला पॉइंट लिखो। इन कोशिकाओं को नीडोब्लास्ट कहते हैं। इन कोशिकाओं को नीडोब्लास्ट कहते हैं, और इसीलिए सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। और इसीलिए सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। और इसीलिए सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, नीडोब्लास्ट कोशिकाएं सीलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है। नीडोब्लास्ट कोशिकाएं सीलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है। सीलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है। अगला पॉइंट, इन कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ इन कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है, जो इन कोशिकाओं में एक विषैला पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और अन्य जीवों को लकवाग्रस्त कर देता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और अन्य जीवों को लकवाग्रस्त कर देता है। और अन्य जीवों को लकवाग्रस्त कर देता है। ठीक है।
अब एक पॉइंट है कि ये कोशिका जो है नीडोब्लास्ट किन किन कार्य में सहायता करती है, तो लिखो नीडोब्लास्ट कोशिका के निम्न कार्य पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट कोशिका के निम्न कार्य पाए जाते हैं। पहला लिखो, ये पकड़ बनाने में सहायक होता है, जिसे बोलते हैं एंकरेज। ये पकड़ बनाने में सहायक होता है, ये पकड़ बनाने में सहायक होता है, ब्रैकेट में लिखना एंकरेज। दूसरा, सुरक्षा के लिए कार्य करता है। पकड़ बनाने में सहायक होता है, सुरक्षा के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? सुरक्षा, सुरक्षा यानी डिफेंस। और तीसरा, शिकार जीवों को पकड़ने में सहायक, यानी कैप्चर ऑफ प्रे। शिकार करता है और जिसका शिकार कर रहा है उसको पकड़ने में सहायता करता है। शिकार जीवों को पकड़ने में सहायक होता है, शिकार जीवों को पकड़ने में सहायक होता है। ये बात हो गई किसको लेकर? दंश कोशिका को। अगला पॉइंट आ जाओ। सीलेंट्रेटा फाइलम के जीव एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट यानी इनमें कोई भी शारीरिक गुहा या सीलोमिक शारीरिक गुहा नहीं होती। लिख लो, सीलेंट्रेटा फाइलम के जीव एसीलोमेट होते हैं। अगला पॉइंट, इनका मुख द्वार हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। इनका मुख द्वार हाइपोस्टोम पर स्थित होता है, हाइपोस्टोम पर स्थित होता है, हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। अगला पॉइंट, इनके शरीर में भी, या ऐसा लिखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इनकी शारीरिक सतह, इनकी शारीरिक सतह, इनकी शारीरिक सतह में दो परतें पाई जाती हैं। इनकी शारीरिक सतह में दो परतें पाई जाती हैं। इनकी शारीरिक सतह में दो परतें पाई जाती हैं, बाहरी परत एपिडर्मिस और आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्मिस। बाहरी परत एपिडर्मिस और आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्मिस। बाहरी परत एपिडर्मिस और आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्मिस। अब अगला पॉइंट 10 स्टार, इन दोनों परतों के बीच में, इन दोनों परतों के बीच में कोशिका युक्त जिलेटिन की परत, इन दोनों परतों के बीच में कोशिका युक्त जिलेटिन की परत पाई जाती है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। इन परतों के बीच में कोशिका युक्त जिलेटिन की परत पाई जाती है, यानी जेल की परत पाई जाती है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। तो पॉरीफेरा में जो परत थी उसका नाम था मीजोहाइम, सीलेंट्रेटा में जो परत है उसका नाम है मीजोग्लिया।
ठीक है, अगला पॉइंट, मुख द्वार अंदर एक गुहा में खुलता है। मुख द्वार अंदर एक गुहा में खुलता है जिसे मुख द्वार अंदर एक गुहा में खुलता है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मुख द्वार अंदर एक गुहा में खुलता है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। मुख द्वार अंदर एक गुहा में खुलता है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये आहार नाल की तरह कार्य करता है। ये आहार नाल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? आहार नाल, यानी इस गुहा में भी पाचन होगा और कोशिका के अंदर भी पाचन होगा। गुहा के अंदर जो पाचन होगा उसे बोलेंगे अंतर कोशिकीय पाचन, और कोशिका के अंदर जो पाचन होगा उसे बोलेंगे अंतरा कोशिकीय पाचन। तो अगला पॉइंट लिखो, इनमें अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय, इनमें अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय, इनमें अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतर कोशिकीय का मतलब इंटरसेलुलर, अंतरा कोशिकीय का मतलब इंट्रासेलुलर। दोनों के नीचे एरो डाल के लिख लो। अंतर कोशिकीय के नीचे लिखो एरो डाल के, अंतर कोशिकीय का मतलब इंटरसेलुलर, अंतरा कोशिकीय का मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर यानी इंट्रासेलुलर। तो दोनों तरह का पाचन होता है, जैसा हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय दोनों होता है। पॉरीफेरा में केवल क्या था? अंतरा कोशिकीय। तो पाचन इनमें दोनों तरह का होता है, अंतर कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय। बस आज के लिए इतना काफी है। जैसे समझो, जो अमाशय में हो रहा है, आंत में हो रहा है, वो कौन है? और जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, वो क्या है?